जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है 10 अक्टूबर 2021 को। यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होता है एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस्पात स्लैग निम्नलिखित में किसके सामग्री के रूप में प्रयोग हो सकता है। तो आपके जो पहला ऑप्शन है वो है आधार सड़क के निर्माण के लिए, दूसरा है कृषि मृदा स्वास्थ्य के लिए, तीसरा है सीमेंट के उत्पादन के लिए। जब भी साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी साइंस एंड टेक में प्रयोग पूछ देगा, तो वैसे कंडीशन में मोस्ट कन्वीनियंट होता है उसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। यानी इस्पात स्लैग का प्रयोग जो है सड़क निर्माण के लिए भी हो सकता है, कृषि मृदा के सुधार के लिए भी हो सकता है, सीमेंट के उत्पादन के लिए भी इस्पात स्लैग का प्रयोग हो सकता है। इसका आंसर डी है। लेकिन ये हर बार लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि साइंस एंड टेक में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो हर बार उसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, ऐसा नहीं है। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन है कि विकास की वर्तमान स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकता है। अब देखो, इसका पहला ऑप्शन पढ़ो। पहला ऑप्शन है कि औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करने के लिए बिल्कुल कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन पढ़ो, सार्थक लघु कहानियाँ और गीतों की रचना के लिए क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से गीत की रचना किया जा सकता है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, यानी रोबोट, क्या गीत की रचना कर सकता है अपने आप? क्या रोबोट अपने आप कहानी लिख सकता है? तो बिल्कुल नहीं लिख सकता, राइट। साइंस एंड टेक में एप्लीकेशन बेस्ड का क्वेश्चन ऑल ऑफ दिस नॉर्मली उसका आंसर होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होता है, जैसे ये एक्सेप्शन है। अब देखो, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत। जैसे ही आपको पता चला कि दूसरा गलत है तो ए होगा नहीं, सी होगा नहीं और डी होगा नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, उसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा और वो आंसर होगा ऑप्शन बी। तो नॉर्मली एलिमिनेशन टेक्निक में आपको ये पता करना होता है कि कौन से ऑप्शन गलत हैं। तीसरा क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, महासागर औसत तापमान यानी ओशियन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया हुआ, दो स्टेटमेंट दिया हुआ। पहला स्टेटमेंट है कि ओशियन मीन टेम्परेचर को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जा सकता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पे होती है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि अगर क्वेश्चन आपसे डाटा बेस्ड पूछ दे तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन नॉर्मली गलत होता है। एग्जैक्ट अगर डाटा दे दे, जैसे मान लो आपको डाटा दे दे 1500 किलोमीटर, 129 मीटर, इस तरह का डाटा अगर यूपीएससी पूछती है, डाटा आधारित क्वेश्चन देती है, तो नॉर्मली वो गलत होता। तो इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था। दूसरा स्टेटमेंट है कि ओएमटी जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। जेनरिक स्टेटमेंट नॉर्मली सही होता है, एक जेनरिक स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपने दो ट्रिक्स सीखा। एक तो एलिमिनेशन टेक्निक में क्या होता है कि जेनरिक स्टेटमेंट जो होता है, यानी सामान्य स्टेटमेंट नॉर्मली सही होता है, और दूसरा ये होता है कि डाटा बेस्ड क्वेश्चन यानी डाटा आधारित क्वेश्चन जो एग्जैक्ट डाटा यूपीएससी देता है, नॉर्मली आपको ट्रैप करने के लिए देता है। तो डाटा आधारित क्वेश्चन यूपीएससी गलत पूछता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 है, तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि भारत में मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। इसका सेकेंड स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से देखोगे तो पहला ऑप्शन है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। तीसरा है कि पहला और तीसरा सही होना चाहिए, और चौथा है कि पहला दूसरा और तीसरा सही होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट फाइंड करना है जो गलत होगा। इसमें दूसरा स्टेटमेंट देखो, उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं होता, यानी उद्यान के अंदर कोई मानव निवास नहीं करता है, बिल्कुल अपने आप में गलत स्टेटमेंट लग रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन को अगर आप एलिमिनेट करोगे, दूसरा स्टेटमेंट को एलिमिनेट करोगे, तो आपको आंसर निकल जाएगा 1 और 3। सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, 1 और 3, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, भारत में दालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। सबसे पहले हम सेकेंड स्टेटमेंट पर चलते हैं।
सेकेंड स्टेटमेंट है कि कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। क्या ऐसा हो सकता है? एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्या भारत में जितना दाल का उत्पादन होता है उसमें कुल दाल में आधा से अधिक भाग या आधा भाग केवल मूंग का होता है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आधा तो बिल्कुल भी नहीं होता। मूंग का दाल का परसेंटेज बहुत कम है। वैसे भी अगर आप सोचोगे इसको लेकर के कि आप नॉर्मली कौन सा दाल खाते हो, तो नॉर्मली लोग जो है राहर का दाल खाता है या मसूर का दाल खाता है। तो राहर अगर मसूर होता तो हो सकता है वो सही हो, लेकिन मूंग का दाल होगा तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो अगर आपको ये पता है कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो देखो दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों भी दूसरा स्टेटमेंट है। आंसर आपका सिर्फ एक हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक है। हर एक स्टेटमेंट को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत स्टेटमेंट है सबसे पहले उसको पिक करें और उसके बाद ऑप्शन को एलिमिनेट करें। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि यूपीएससी का जब पेपर आप सॉल्व करते हैं 25 वर्ष का, तो 25 वर्ष का अगर पेपर सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड रहे हैं, जो हिस्ट्री से रिलेटेड रहे हैं या पॉलिटी वगैरह से रिलेटेड रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चन पूछा था। परिवारजक जो है परित्यागी या भ्रमणकारी बिल्कुल सही है। उपासक बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी को कहा जाता था, लेकिन श्रमण के बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यानी भाग 4 डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। अब देखो सबसे पहले हम दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। वे किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी न्यायालय में वाद योग नहीं होता। हम सभी जानते हैं और बेसिक स्टेटमेंट है यह कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय में वाद योग नहीं होते। तो दूसरा बिल्कुल सही है। और पहला है कि वे न्यायालय में परिवर्तनीय होंगे यानी वाद योग होंगे, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ढूंढ लो। पहला गलत है तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। दूसरा सही है तो बी और डी हो सकता है। अब तीसरा स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने में प्रभावी होंगे, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो प्रोविजन होगा उसके आधार पे राज्य कानून बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। भारत में कई कानून ऐसे बने हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आधार पे बने हैं। मसलन 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था भी इसी आधार पर बना है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का भी प्रावधान कहीं न कहीं किया गया था डीपीएसपी में। तो कई सारे कानून हैं। बाल संरक्षण अधिनियम भी बना है कहीं न कहीं डीपीएसपी के माध्यम से। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा और तीसरा सही है, आंसर डी हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इतिहास का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ करंट से। मैं कई बार आपको बोलता हूँ जब मैं न्यूज एनालिसिस करता हूँ कि यूपीएससी ने अब ऐसा कर दिया है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन भी करंट से रिलेटेड पूछता है। अब ये करंट से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि पिछले 3-4 वर्ष में चर्चा चल रहा है एज ऑफ कंसेंट, महिलाओं की शादी की सहमति की आयु 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया जाए। ये चर्चा चल रही है कि महिलाओं की शादी की एज जो है मिनिमम एज उसको बढ़ा दिया जाए। और इसी को लेकर के इतिहास में पहले जो है खरमाबाई ने आंदोलन किया था, उन्होंने इसको लेकर के ध्यान केंद्रित किया था 1884 में। तो ये संबंधित है सहमति की आयु से और साथ ही साथ दाम्पत्य अधिकारों के से संबंधित है। तो ऑप्शन बी और सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 69, सभी अनाज दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम मूल्य खरीद भारत के सभी राज्य में असीमित होता है। क्या सभी अनाज एमएसपी के तहत आते हैं? टोटल एमएसपी के तहत अगर आप गौर करोगे तो 23 ही अनाज आते हैं। 23 अनाज ही एमएसपी के तहत आते हैं। क्या सभी एमएसपी के तहत आता है? बिल्कुल नहीं। तो जहाँ भी सभी स्टेटमेंट होगा नॉर्मली वो गलत पूछेगा। यूपीएससी जहाँ भी सभी स्टेटमेंट यूज करता है वो गलत होता है, और जहाँ भी कुछ स्टेटमेंट यूज करता है, कुछ का प्रयोग करता है, वो नॉर्मली सही होता है। जहाँ सभी का प्रयोग करता है नॉर्मली वो गलत होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा देखो,
अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस पर बाजार मूल्य कभी तक नहीं पहुंच सकता। क्या एमएसपी का मूल्य बाजार मूल्य से हमेशा अधिक होता है? तो ये अपने आप में कथन बिल्कुल गलत है। जैसे अभी तेल की कीमत देखोगे वर्तमान में, तो तेल की कीमत एमएसपी से अभी ज़्यादा है बाजार मूल्य, तो दूसरा भी गलत है और पहला भी गलत है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय हाथियों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ। सबसे पहले आपको जानकारी होगा कि भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या कहाँ है। तो भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या है वो कर्नाटका में। भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ है, वो तो मध्य प्रदेश में। तो ये चौथा स्टेटमेंट जो है इसमें लिखा हुआ है कि भारत में सबसे अधिक हाथियों की संख्या केरल में है, तो चौथा स्टेटमेंट गलत है। अब आपको पता है कि चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो एलिमिनेट करो, तो बी होगा नहीं और डी होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही जगह चौथा स्टेटमेंट है। अब देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि भारत में हाथियों का नेतृत्व मादा करती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में हाथियों की गर्भावधि जो है 22 माह की हो सकती है। हाथी का जो प्रेगनेंसी होता है वो लगभग 22 माह का होता है, ये बिल्कुल सही है। नॉर्मली लोगों को पता होगा कि 18 से 22 महीने के हाथी की प्रेगनेंसी होती है। तो आपके ऑप्शन क्या बच जाएंगे? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहीं पे दूसरा स्टेटमेंट है, राइट। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, मेकांग गंगा परियोजना भी काफ़ी फेमस परियोजना है, मेकांग गंगा। तो मेकांग नदी चीन की बहुत फेमस नदी है, और मेकांग नदी चीन की फेमस नदी है। आपको पता है कि ये अंडमान सागर में नहीं गिरती है, राइट। अंडमान सागर में मेकांग नदी नहीं गिरती है। कहाँ गिरती है? दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। तो पहला स्टेटमेंट अगर बिल्कुल गलत है तो ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, राइट। ए नहीं होगा और डी नहीं होगा। अब देखो दूसरा में क्या है, दोनों ही बी और सी दोनों में क्या है कि तीसरा स्टेटमेंट है वोल्गा कैस्पियन सी, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों में या तो बी होगा या तो सी होगा, और दोनों में ही तीसरा स्टेटमेंट है। तो वोल्गा अगर आपको पता नहीं है कि कैस्पियन सी में गिरती है या नहीं, तो इसको सही मानो, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट दोनों में है, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा सही होगा। चौथा स्टेटमेंट देखो कि जम्बेजी कहाँ है, हिंद महासागर में गिरती है, तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वैसे भी जब आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे तो आप उसका आंसर लेना, वहाँ पर रिस्क लेना चाहिए आपको। जैसे आपको पता है कि मेकांग अंडमान सागर में नहीं गिरती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, या तो बी होगा या सी होगा। तो जब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको नहीं भी पता है तो रिस्क लेना चाहिए, आपके आंसर आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अधिक हो सकती है। अब देखो एक क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर के। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर के सबसे पहले मैं 5वां स्टेटमेंट आपके साथ पढ़ूंगा। परिवार के लिए घर निर्माण और गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना करना, यानी परिवार के लिए घर का निर्माण करना और गांव में जो है कोल्ड स्टोरेज बनाना, क्या किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से एक किसान अपने परिवार के लिए गांव में घर बना सकता है या कोल्ड स्टोरेज बना सकता है? तो बिल्कुल नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड एक छोटा अमाउंट होता है जो आपको मिलता है कृषि कार्य की गतिविधि के लिए। तो 5वां ऑप्शन को बस आप एलिमिनेट कर दो। 5वां ऑप्शन गलत अगर है तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा, क्योंकि तीनों में ही 5वां स्टेटमेंट है। आपका आंसर मिल गया ऑप्शन बी। तो नॉर्मली इस तरह से एलिमिनेट किया जाता है। देखो यूपीएससी के पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कई सारे मल्टीपल जो है स्टेटमेंट होता है, और मल्टीपल स्टेटमेंट के आधार पर आपको आंसर जाँच करना होता है या आंसर निकालना होता है। अगर आप सभी स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि कौन से ऑप्शन गलत है, सबसे पहले हम उसको एलिमिनेट करें। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन 5 को एलिमिनेट कर दिया तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। चलिए इतना ही था, और ऑलरेडी हमने पहले भी कई बार 2015 से लेकर के 19 तक का पेपर ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया था। उसमें कई सारे ट्रिक्स हमने बताए थे, कई सारे ट्रिक्स का चर्चा हमने किया था। तो कोशिश किया मैंने आज भी थोड़ा सा ट्रिक्स का चर्चा किया जाए, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक का चर्चा किया जाए। हो सकता है ये चीज़ें आपके आगामी एग्जाम में आपको सहयोग दे दें। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।